मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थान का भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण एक विश्वव्यापी पर्यावरणीय समस्या है जिसका सीधा प्रभाव जनसाधारण के जीवन पर पड़ता है। इसके साथ ही खाद्यान्न पदार्थों की पैदावार भी घट जाती है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाती है, पर्यावरण में गिरावट आ जाती है। बढ़ते मरुस्थलीकरण से कालांतर में शुष्क प्रदेशों की पूर्व में उपजाऊ भूमि के उपजाऊपन में जलवायु परिवर्तन एवं लोगों की विभिन्न गतिविधियों के परिणाम स्वरूप कमी होती जा रही है। सर्वप्रथम 1949 में अबूरविले नामक वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ ने मरुस्थलीकरण को मानव द्वारा प्रभावित मृदा अपरदन की क्रिया द्वारा उपजाऊ भूमि को बंजर और अनुपजाऊ भूमि में परिवर्तन करना बताया। मरुस्थलीकरण की क्रिया शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्रों में कृषकों एवं पशुपालकों द्वारा अतिकृषि तथा अतिचारण द्वारा मृदा का उपयोग उसकी क्षमता से अधिक करने से होता है। 1977 में नैरोबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मरुस्थलीकरण की परिभाषा इस प्रकार निश्चित की गई कि मरुस्थलीकरण की क्रिया में भूमि की जैविक क्षमता का ह्रास या कमी हो जाती है, जिससे अंततः मरुस्थल के समान दशाएं व्याप्त हो जाती हैं। इससे विस्तृत क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो जाता है, जिसका प्रमुख कारण जलवायु की विषम तथा अनिश्चित दशाएं एवं भूमि का अत्यधिक विध्वंस है। ड्रेगने ने मरुस्थल की परिभाषा इस प्रकार दी है कि मानवीय क्रियाओं में भूमि की जैविक क्षमता का ह्रास या कमी हो जाती है, जिससे अंततः मरुस्थल के समान दशाएं व्याप्त हो जाती है। इससे विस्तृत क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र को विनाश हो जाता है, जिसका परिणाम जलवायु की विषम अनिश्चित दशाएं और भूमि का अत्यधिक विध्वंस। मानवीय क्रियाओं द्वारा प्रमुख शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क अर्ध प्रदेशों में भूमि का ह्रास मरुस्थलीकरण है। मरुस्थलीकरण एक प्रक्रम है जो जलवायु के उतार चढ़ाव, मानवीय प्रतिक्रियाओं और जैविक क्रियाओं द्वारा शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में बढ़ता है। मरुस्थलीकरण के अनेक कॉज कारण हैं, जिनमें से मोटे मोटे हम 3 कारणों को यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला जो कारण है वो है भौतिक फिजिकल फैक्टर, दूसरा है मानवीय कारण एंथ्रोपोजेनेटिक फैक्टर और तीसरा अन्य कारण। तो जो पहला मुख्य महत्वपूर्ण कारक है वो भौतिक कारक है, फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में भी देखें तो सबसे मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। राजस्थान ही नहीं, आज पूरे विश्व के प्रत्येक भाग में जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इसके भूमि आकारों, फिजिकल फॉर्म्स पर पड़ा और मरुस्थलीकरण का बीजारोपण हुआ। संपूर्ण पृथ्वी के पर्यावरणीय परिदृश्य में परिवर्तन होने से मरुस्थलीकरण की परिस्थितियां पैदा होती हैं। नमी की कमी, धरातल पर वनस्पति की कमी से मृदा में नमी की कमी के कारण वर्षा कम होती है, जिससे मरुस्थलीकरण की अवस्थाएं पनपती हैं। वनस्पति का अभाव, वनस्पति के अभाव में अथवा कमी होने पर धरातल की परावर्तन रिफ्लेक्टिविटी की मात्रा में भी अंतर आ जाता है,
ऐसे क्षेत्रों में वर्षा से अधिक वाष्पीकरण हो जाता है। परिणाम स्वरूप मरुस्थलीकरण की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। जब किसी क्षेत्र में वनस्पति कमी हो जाती है तब ऑक्सीजन वहाँ कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे ताप में वृद्धि होने लगती है, ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाता है और उससे वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे भी मरुस्थलीकरण की दशाएं उत्पन्न हो जाती है। भू धूलीकरण। वायुमंडल में धूल कण कम होने पर वर्षा की बूंदों के लिए नाभिक केंद्र नहीं मिल पाते, जिससे जल बूंद का रूप नहीं ले पाते। परिणाम स्वरूप वर्षा में कमी आ जाती है। जिसके विपरीत अत्यधिक धूलकरण होने पर भी वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कालांतर में मरुस्थलीकरण की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। बालू का स्तूपों का एकत्रण एवं स्थानांतरण। रेगिस्तानों में वायु के साथ उड़कर आने वाले बालू मार्ग में अवरोध उत्पन्न होने पर जमीन पर जमा होती रहती है, जिससे बालू के स्तूप का निर्माण हो जाता है। इससे समस्त भूमि बालू का में हो जाती है या बालू की परत चढ़ जाती है। ये बालू और बालू का स्तूप पलायन कर ऐसे क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं जहाँ पहले जैसी मरुस्थलीय दशाएं नहीं पाई जाती। उपजाऊ भूमि ढालों के नीचे दब जाती है। इस तरह इस भाग में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अकाल। राजस्थान में सूखा एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। सूखा और अकाल। सूखे के से धरातल वनस्पतिहीन हो जाता है, वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है। इन सब परिस्थितियों के कारण ये सम्मिलित कारणों से मरुस्थलीकरण की क्रिया बढ़ जाती है। वर्षा की मात्रा। राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता असमान वितरण से मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित किया है। वर्षा की कमी के कारण शुष्कता बढ़ती है। परिणाम स्वरूप मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। दूसरा कारण है मानवीय कारण। मानवीय कारण भी मरुस्थलीकरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। पहला कारण है जनसंख्या का दबाव। बढ़ती जो पॉपुलेशन है उसका दबाव राजस्थान के सभी जिलों में बढ़ा है। प्राकृतिक संसाधनों का विध्वंस धीरे धीरे दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विलासिता बढ़ती जा रही है। मानव भूमि अनुपात में परिवर्तन हुआ है। भूमि की तुलना में मनुष्य की जनसंख्या बढ़ी है। इस कारण मरुस्थलीकरण की समस्या में वृद्धि हुई है। पशु संख्या में वृद्धि से पशु व भूमि का अनुपात भी बिगड़ा है। चारागाहों की दिनों दिन कमी, अतिचारण आदि के कारण भी मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ी है। भूमि उपयोग में परिवर्तन। राजस्थान में भूमि के विस्तृत उपयोग, कृषि क्षेत्र के विस्तार और जनसंख्या वृद्धि से खेतों का आकार छोटा हुआ है। भूमि पर कृषि का दबाव बढ़ा है और शहरीकरण से और औद्योगिकीकरण के कारण भूमि उपजाऊ जमीन पर भी शहर और कॉलोनियाँ विकसित होने लगी हैं, जिसके कारण भूमि पर दबाव बढ़ा है और पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ा है, जिससे भी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया बढ़ी है। साक्षरता की दर। अब साक्षरता की दर भी मरुस्थलीकरण को बढ़ाती है। शिक्षा और सामाजिक आर्थिक संरचना एक दूसरे के अन्य आश्रित हैं। जहाँ उच्च साक्षरता दर वाले जनसमूह हैं वहाँ चेतना, अवेयरनेस और पर्यावरण विकास अधिक मिलता है, जबकि जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर आदि जिलों में औसतन कम साक्षरता दर पाई जाती है। इससे लोग अतिचारण, वन विनाश और वनस्पति आवरण का अविवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करते हैं। इसी तरह से हम देखें तो टेबल में देखें तो राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण की मात्रा और विस्तार है उसको देखें तो मरुस्थलीकरण और भूमि पर इन क्रियाओं का प्रभाव और मात्रा, क्षेत्रफल
तीसरा जो कॉलम है उसमें है कुल राज्य का क्षेत्रफल प्रतिशत और मरुस्थलीकरण की जिलेवार विस्तार। पहला है मरुस्थलीकृत क्षेत्र, पहले से ही मरुस्थलीकृत वो है 1.97। जैसलमेर जिले का पश्चिम भाग, ये पहले से ही मरुस्थलीकृत है। अति उच्च 15.19% क्षेत्र पर अति उच्च मरुस्थलीकरण है। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, जयपुर, झुंझुनू, नागौर जिलों का पूर्ण रूप से कुछ भाग सम्मिलित है। यह अधिकतर पश्चिम राजस्थान का क्षेत्र है। उच्च मरुस्थलीकरण जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर ये भी पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं। मध्य 18.62 जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली और सिरोही, और कम सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी जिले हैं। और कुछ उत्तर पूर्व जिले हैं। और नगन्य 8.8 झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, धौलपुर, उदयपुर और करौली, यहाँ पर नगण्य मात्रा में मरुस्थलीकरण पाया गया है। अब हम देखेंगे कि मरुस्थल का पर्यावरण पर, एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट होता है। मरुस्थलीकरण का प्रभाव केवल राजस्थान के जनजीवन एवं पर्यावरण पर ही नहीं पड़ता, अपितु संपूर्ण देश के जनजीवन और समूचे मानव सभ्यता के लिए चुनौती बनता जा रहा है। मरुस्थलीकरण जो कि अनेक कारणों का परिणाम है के प्रसार से राजस्थान व समीपवर्ती जो राज्य हैं उनमें भी पर्यावरण तंत्र को समस्याएं उत्पन्न हुई है। पहला है अरावली पहाड़ी श्रृंखला के विभिन्न अंतरालों से व्यापक रेत का बहाव। हम देखते हैं कि राजस्थान के मध्य से जो अरावली पहाड़ियाँ हैं जो गुजरात से और दिल्ली तक फैली हुई हैं, उनके बीच बीच में जो गैप हैं, दर्रे हैं या अंतराल है, वहाँ से पवन के माध्यम से पश्चिमी रेतीली हवाओं के द्वारा वो रेत पश्चिमी राजस्थान से धीरे धीरे फैलती या बढ़ती जा रही है। तेज हवाओं और जल द्वारा कटाव, मरुस्थल के प्रसार में वनों का विनाश। हम देखते हैं कि वनों का विनाश भी बढ़ता जा रहा है। नदी और झीलों में गाद का भराव, भूमिगत जल स्तर में गिरावट, खाद्यान्न उत्पादन में कमी और पेयजल के स्रोतों का सूखना, जलाव लकड़ी की कमी और चारागाह क्षेत्र में कमी। धीरे धीरे चारागाहों पर लोगों द्वारा अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, जैसे चारागाह भी पूरी तरह धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। निरंतर अकाल की संभावनाएं रहती हैं। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। यदि समय रहते रेगिस्तान को नियंत्रण करने का प्रयास नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ संपूर्ण राज्य के उपजाऊ क्षेत्र को चपेट में ले लेगा। अतः मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए हमको अरावली पहाड़ी श्रृंखला के सभी अंतरालों में हरी सुरक्षा पट्टी स्थापित की जाए, सेफ्टी ग्रीन, जिससे कि मरुस्थल का प्रसार पूर्व राजस्थान की तरफ नहीं बढ़े। अरावली पहाड़ी श्रृंखला में 10 किमी की चौड़ाई में सघन वृक्षारोपण किया जाए। दूसरा, राजस्थान और समीपवर्ती राज्यों में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाए। पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है कि कुल भूभाग के लगभग 1/3 क्षेत्र में 33% क्षेत्र में वन हो, लेकिन प्रदेश में 10% से भी कम क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं। राजस्थान लगभग ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है। राजस्थान में वास्तविक वन क्षेत्र 1.8% से भी कम है। इस स्थिति को बदलने के लिए स्थानीय वृक्ष प्रजातियों का बड़ा पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाए, जो कि सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी और वन खेती के द्वारा संभव हो सकता है। तीसरा है राजस्थान की रेतीली भूमि, जो कि राज्य के
लगभग 31.31% भूभाग पर विस्तृत है, में सघन रोपण किया जाए जिससे जलाऊ लकड़ी की समस्या दूर हो जाए। वृक्षों की ये प्रजातियां जो जल व मृदा संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, वे कटान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए और अन्य वृक्ष प्रजातियों को भी संरक्षण प्रदान किया जाए। उन्हीं वृक्षों का रोपण अधिक किया जाए जो राजस्थान की जलवायु में अनुकूल हो। अरावली के पश्चिम में, थार के मरुस्थल में उत्तर से दक्षिण की ओर अनेक वनस्पति पट्टियां विकसित की जाए। राष्ट्रीय राजमार्गों के सहारे, इंदिरा गांधी नहर के सहारे सघन वृक्षारोपण किया जाए। जलाऊ लकड़ी की निर्भरता को कम किया जाए। लोगों को अधिक से अधिक एलपीजी गैस कनेक्शन, घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाए। पशु संख्या पर नियंत्रण किया जाए और पशु के लिए चारागाह भूमि पर जो दबाव है उसको कम किया जाए। चारागाहों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, वहाँ पर सघन वृक्षारोपण किया जाए। नए चारागाह क्षेत्र का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया जाए। रेतीली तथा क्षारीय भूमि बंजर का उचित प्रबंधन किया जाए। इस सभी योजनाओं के आधार पर कार्य किया जाए तो निश्चित तौर से राजस्थान का पर्यावरण सुरक्षित होगा और संपूर्ण प्रदेश मरुस्थलीकरण से बचेगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया विस्तृत, गहन और दीर्घकालीन है। इसके द्वारा भूमि का ह्रास बढ़ता जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने की दिशा में 1957 में मरुस्थलीकरण, वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण स्टेशन जोधपुर की स्थापना की गई, जो बाद में जोधपुर में मरु क्षेत्र उद्यान केंद्र कादरी कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त मरु विकास बोर्ड, जिसे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP सम्मिलित कर दिया गया, और 77-78 मरु विकास कार्यक्रम DPP प्रारंभ किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य मरुस्थल के विस्तार को रोकना, संसाधनों का विकास और उपयोग करना। वर्तमान में 10 जिलों को 10 ब्लॉक में संचालित किया जा रहा है। परंपरागत कौशल और पद्धतियों का एक स्थान की रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसका लंबे समय से उपयोग हो रहा है और स्थानीय स्तर में भी सिद्ध हुआ है। इससे कुछ प्रणालियों का थार मरुस्थल में फसल उत्पादन के लिए कम समय मिलने के कारण यहाँ के निवासियों ने पशुपालन और गर्मी ऋतु में दलहन उत्पादन को अपनाया है। यहाँ के स्थानीय कृषकों के एक समूह ने वर्षा जल के संग्रहण की तकनीकें अपनाई, जिससे शीतकालीन फसलें पैदा की जा सकती है। कृषि की यह पद्धति खंडीन कहलाती है। अभी भी लगभग 500 बड़ी और छोटी खंडीन है, जो कुल 12,140 हेक्टेयर का क्षेत्र है। अर्धशुष्क प्रदेशों में तालाब कृषि का मुख्य आधार है। तालाबों में वर्षा का जल संचित कर लिया जाता है। शुष्क प्रदेशों के प्राकृतिक संसाधन चारागाह आधारित पशुपालन के लिए उपयुक्त है। इन प्रदेशों के कृषकों की पारंपरिक विधाएं मिश्रित कृषि, जिसमें कृषि उत्पादन और पशुपालन दोनों सम्मिलित है। यह पद्धति इस क्षेत्र में क्षमता और प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता के अनुकूल है। अधिक सूखा, मरुस्थलीकरण, मृदा रेतीले स्थानों में भी ग्रामीण अपने स्थानीय स्तर पर भी जल संग्रहण की विधियां अपनाते हैं। ग्रामीण तालाब, खंडीन, टाँके और गुजरात में की पेयजल की आपूर्ति भी करते हैं। रेगिस्तान के निवासियों द्वारा कृषि वानिकी की पद्धति अपनाई जा रही है, जिससे पेड़ व झाड़ियों के मध्य खाली भूमि पर कृषि कार्य किए जाते हैं। सारे देश में कई जगह पर इसके उत्साह और पर्व भी मनाए जाते हैं, जिससे कि जैव विविधता में और वृद्धि हो। राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, झुंझुनू आदि जिलों में भी उपवन लगाए जा रहे हैं, जिसका अधिक से अधिक अनुकूलतम लाभ हो। राजस्थान के विश्नोई समुदाय द्वारा भी अपने रीति रिवाजों में वनस्पतियों व जीवों के संरक्षण का महत्वपूर्ण योगदान है।
सभी परंपरागत पद्धतियों और पर्यावरण के अनुकूल हैं तथा रेगिस्तान की रोकथाम की क्षमता रखते हैं। इनमें कतिपय पद्धतियाँ सामुदायिक आधारित शुष्क भूमि संसाधनों के प्रबंधन तकनीकी के विकास के सोपान सिद्ध हो सकते हैं। अलवर जिले के छोटा सा गांव थानागाजी तहसील में विक्रमपुरा में तरुण भारत संघ क्या जल संरक्षण और मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे कि जगह जगह पर एनीकट और नालों पर छोटे एनीकट चेक डैम बनाकर पानी को संचित किया जा रहा है, जिससे अनेक बांध, अनेक छोटी छोटी नदियाँ पुनर्जीवित हुई हैं और ग्रामीणों द्वारा भी नदी संसद का गठन किया गया है, जो इस नदी के प्रबंधन के लिए नियमित रूप से बैठक करते हैं। इसके अलावा हम राजस्थान की जो रिपोर्ट हैं उनको पढ़ सकते हैं। मैपिंग और जितने भी आंकड़े हैं उनका भी अध्ययन कर सकते हैं।